एक टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा करवाना चाह रहा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंग्लिश का। तो इंग्लिश ग्रामर या सेंटेंस करेक्शन में ये एक टॉपिक है जहां से वो मैक्सिमम सवाल बनाता है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इंग्लिश किया हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की होगी, उनकी भी इंग्लिश ठीक होती है। तो एक दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने कोई यार सवाल नहीं करना है ध्यान में, कोई इंग्लिश इतना कोई पहाड़ नहीं है इंग्लिश। थोड़ा सा आपने एक चीज को आपने करना है तो कैसे करना है, मकसद ये है कि आपने चीजों को आसान कैसे बनाना है। हमारा जो यूनिक जो चीज है एकेडमी की, एक तो प्रिपरेशन का मेथड जो यूनिक है वो क्या है, वो यही है कि हम चीजों को आसान करके आपके सामने रख देते हैं। हम बजाय मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज जो क्या यार, इम्तिहान पास करना है ठीक है, उसके बाद सीट लेनी है, अंग्रेज थोड़ी बनना है। तो थोड़ा सा देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से टाइप का वर्ब आना चाहिए, ये आपका टॉपिक है। और इसमें अक्सर मिस्टेक्स जो देता है वो इसी की देता है या प्रपोजिशन की देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव का पूछ लेता है, कभी कभी एडवर्ब का पूछ लेता है, या इसके अलावा वो जो मिस्टेक देता है कंजंक्शन की देता है। ये 4-5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जहां से वो मैक्सिमम जो है सेंटेंस करेक्शन का जो पोर्शन है वो बना रहा होता है। तो जरा सेंटेंस को देखें आप और मुझे बताएं कि यहाँ क्या आंसर आएगा। थोड़ा डिस्कशन बेस लगती है ना आज, तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ और दफा करता हूँ, तो आज थोड़ा सा मैंने कहा कि आपसे गपशप करें। एक दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं तो आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस का जो सही आंसर है वो क्या है। एवरीवन इन द क्लास डैश हैप्पी, एक सेंटेंस ये है एवरीवन इन द क्लास इज हैप्पी या आर हैप्पी या एम हैप्पी, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस ये है एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ डैश ट्राई, इफ दे ट्राई, इफ ही ट्राई। तीसरा सेंटेंस है हमारे पास नीदर ऑफ यू डैश हैप्पी, इज हैप्पी, आर हैप्पी या एम हैप्पी। तो ये हमारे पास जो और भी आएंगे सेंटेंस, इनमें मैं आपको 2-3 कंसेप्ट करवाने की कोशिश करूंगा कि आपने इन्हें एक लेमैन की तरह कैसे हैंडल करना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ये आपने हमेशा से पढ़ा था। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, हमेशा से आपने पढ़ा है। अब उसने पेपर में ये थोड़ी कि आपको देना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर आना है, वो तो मैट्रिक की और प्राइमरी क्लास की बातें थी, अब थोड़ा सा लेवल उसने हाई कर दिया। अब मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ क्लास आया हुआ है तो यहाँ पे जो है ना जी हमें आर लगाना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे यही कहेंगे। यहाँ वो कहेंगे जी एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई, वो कहेंगे जी एनीबॉडी है तो दे ट्राई आना चाहिए यहाँ। बहुत सारे बच्चे नीदर ऑफ यू, यू के साथ वो क्या करेंगे जी आर लगा देंगे, आर हैप्पी। तो मैक्सिमम बच्चों के यही आंसर होंगे। ये तीनों आंसर गलत है, ये तीनों आंसर हमारे बेटा गलत है। अब इसे ठीक कैसे करेंगे हम, या इस तरह के सेंटेंस जब आपके पास आ जाए तो आपने उसे हैंडल कैसे करना है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा आप देखें कि कुछ हमारे पास सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं 15 वर्ड्स एग्रीमेंट। 15 वर्ड्स बनते हैं हमारे पास, वो अगर किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ जाए, एवरीवन है जैसे, एनीबॉडी है, नीदर है, उनके साथ आपने आंखें बंद करके सिंगुलर वर्ब लगाना है। वो कैसे आपने याद करने हैं 15, मैं लिखवाता हूं आपको, यहां लिखता हूं, आप भी लिख लीजिएगा जरा। हमारे पास नो, एनी, सम, एवरी, ये 4 लिखें जरा। नो, एनी, सम, एवरी, इसी तरह से लिखें। 4 हमारे पास ये बनेंगे, ऐसे लिखें नो, एनी, सम, एवरी, नो, एनी, सम, एवरी। 3-4 दफा रिपीट करें, अब याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वन थिंग बॉडी, वन थिंग बॉडी ऐसे लिखें, वन
थिंग बॉडी, प्लस करें ईच इधर और नीदर। ये 15 वर्ड्स हैं जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और ये खुद भी एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होंगे। कैसे 15? अब आप कहेंगे सर 4 वो हैं, 3 10 और 10 और 3 13, ये 4 15 कैसे हुए? तो हेडिंग दे ले 15 वर्ड्स एग्रीमेंट की। असूल क्या है? 15 वर्ड्स एग्रीमेंट, 15 वर्ड्स एग्रीमेंट। इनके साथ हमेशा आगे लिख ले सिंगुलर वर्ब, लिखना आगे सिंगुलर वर्ब लगेगा इनके साथ। असूल तो बनाए, लिखे तो सही, याद भी करवा दूंगा। हाँ जी, नो वन, किसी सेंटेंस में नो वन आया हो, किसी सेंटेंस में नो थिंग आया हो, 2, या फिर नो बॉडी आया हो, 3 हो गए। किसी सेंटेंस में एनी वन आया हो, किसी सेंटेंस में एनी थिंग आया हो, किसी सेंटेंस में एनी बॉडी आया हो, 6 हो गए। किसी सेंटेंस में सम वन आया हो, समथिंग आया हो, सम बॉडी आया हो, 9 हो गए। किसी सेंटेंस में एवरी वन, ये वाला एवरीथिंग एवरी बॉडी आया हो, तो 12 हो गए। 12 और 3 ये है 15। 12 ये हो गए। ईच इधर और नीदर एज ए सब्जेक्ट जब ये आए होंगे किसी भी सेंटेंस में, आपने आंखें बंद करके लगा देना है सिंगुलर वर्ब। ये खुद भी सिंगुलर काउंट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। अब देखें जरा, आप आज सवाल में आ जाए सर हमारे पास एवरीवन, आपने इसे नहीं देखना है क्लास है तो आर लगाए, आपने क्लास को नहीं देखना है, आपने देखना है एवरीवन आ गया है सब्जेक्ट के तौर पे, एवरीवन ये वाला। तो इसके साथ क्या आएगा? हमारे पास इज आना चाहिए। एवरीवन इन द क्लास इज हैप्पी, इज ठीक होगा यहाँ पे। अब क्लास इज नहीं, क्लास इज नहीं है, एवरीवन के साथ इज आया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 15 वर्ड्स एग्रीमेंट में था। इसी तरह से आप देखें एनी बॉडी आ गया, एनी बॉडी आया हुआ, एनी बॉडी कैन डू द वर्क इफ ही ट्राई दे ट्राई। एनी बॉडी जो है ये उसका क्या रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्शन है। तो एनी बॉडी जो है हमारे पास ये सिंगुलर में हमने डाला हुआ है 15 वर्ड्स एग्रीमेंट। तो इसके जो हमारे पास रेसिप्रोकल बनेगा वो भी क्या बनेगा? सिंगुलर। ही इफ ही ट्राई, दे ट्राई नहीं करेंगे, दे करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो कई बार रिपीट हुए हैं पास पेपर में। इसी तरह से देखें नीदर ऑफ यू, अब यू के साथ आप लगाएंगे आर, यू आया हुआ है ना, आप कहेंगे यार इधर तो आर आना चाहिए, भाई पीछे नीदर आया हुआ है, नीदर किधर है? ये नीदर ईच, तो ये इसके साथ से सिंगुलर आएगा हमारे पास, कौन सा ठीक होगा? इज ठीक होगा। नीदर ऑफ यू इज हैप्पी। सेंटेंस करेक्शन को करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने इसे, तो ये तो सेंटेंस है तो और भी आ जाएंगे, बना लिया आप अपनी मर्जी से। असूल आपने याद रखना है 15 वर्ड्स एग्रीमेंट का कि नो एनी सम एवरी, वन थिंग बॉडी, ईच इधर नीदर। ये असूल था जो मैंने आपको, इससे आपके 15 जो थे सब्जेक्ट जो थे उनके साथ कौन सा वर्ब आएगा वो आपका क्लियर हो गया। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इंग्लिश को आपने कैसे आसान करके तैयार करना होता है। इसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करते जाना है। एक और रूल करवाता हूं आपको इसमें मैं, ये देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और इसमें आप रूल देखेंगे। अब सेंटेंस को पहले पढ़े जरा, सेंटेंस में आपको पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इसमें क्या इशू है। नथिंग बट नॉवल, नथिंग बट नॉवल्स डैश मी, नथिंग बट नॉवल्स डैश मी। ऑप्शन ए है प्लीज मी, ऑप्शन बी है प्लीजेज मी,
ऑप्शन सी है प्लीज्ड मी। सेंटेंस है ये हमारे पास। अब अक्सर बच्चे कहेंगे नॉवेल्स है, तो क्या करेंगे हम, प्लीज लगाएंगे। जमा है तो जमा के जो वर्ब होता है उसकी जमा हम कैसे बनाते हैं, एस का जो इजाफा होता है उससे हम खत्म कर देते हैं। ही गोज, ही सिंगुलर था तो ईएस लगा दिया था। अगर दे हो तो गो लगाते हैं, एस का इजाफा नहीं करते। तो यहां भी एस का इजाफा नहीं है तो ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं। आई एज वेल एज ही, आई एज वेल एज ही डैश गोइंग टू लाहौर। अब क्या कहेंगे बच्चे, ही इज गोइंग टू, आई एज वेल एज ही इज गोइंग टू लाहौर। ही है तो क्या करेंगे, सिंगुलर लगा देंगे इज। कुछ आर भी लगाएंगे आप, जैसे कुछ आर भी लगाएंगे, वह सर ने लगाया भी होगा, दोनों गलत है। यहां एम आएगा, कैसे आएगा बताता हूं। अब आप कहेंगे यार ये ही के साथ एम सर ने कैसे लगा दिया, जो सही आंसर है वो एम है। आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू लाहौर। और सारे बच्चों ने पहली दफा सेंटेंस देखा होगा, यार ये कैसे, कोई इज लगाएगा कोई आर लगाएगा, नंबर काउंट करेंगे कितने हैं सारे, मेरे तो सारे 80 नंबर बनते थे, रिजल्ट आया 60 थे, 60 सारे नंबर काट लिए बीपीएससी ने मेरे। सर मेरे साथ तो बड़ी जाती हो गई है। यही बहाने होते हैं, फिर कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ, असूल लिखवा दूंगा जैसे पहले लिखवाया है, कि इस तरह के अगर हम हमारे पास आ जाएं तो हम कैसे उसे हैंडल करेंगे। आगे चलते हैं, आगे आइए हमारे पास नेक्स्ट एक और सेंटेंस। अच्छा ये आल है, आल है बेटा, ये मिस्टेक हुई है बच्चे से। आल इंक्लूडिंग मी डैश ऑनेस्ट, ऑल इंक्लूडिंग मी, इज ऑनेस्ट, आर ऑनेस्ट, एम ऑनेस्ट या फिर नन। ठीक करते हैं इसे अभी। नेक्स्ट है नीदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू लाहौर। नीदर नार, यहां बच्चे क्या करेंगे जी, स्टूडेंट्स के साथ लगा देंगे या नीदर को देख के इसे लगा देंगे। अब इन्हें डिस्कस करते हैं कि इस तरह के जो हमारे पास रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसे आपने किस तरह से करना है। लिखिए जरा रूल, लिखिए जरा। नंबर 1 है जी हमारे पास along with, together with, with। लिखिए जरा, along with, together with, और फिर सिंपल विथ, फिर ऑफ, फिर नॉट, फिर बट। लिखे ऐसे along with, together with, ऑफ नॉट बट, इस तरह तरतीब से करें। along with, together with, ऑफ नॉट बट। फिर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, और उसके बाद एक्सेप्ट के बाद है एज वेल एज और बिसाइड्स। ये बनेंगे आपके तकरीबन कोई 11 सेंटेंस, 11 आपके वर्ड बनेंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे, मतलब किसी सेंटेंस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट होंगे, जिस तरह से इस सेंटेंस में है। एक नथिंग है, एक नॉवेल्स है, एक आई है, एक ही है, और ये जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, बट से, ये इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ है, ये नीदर नार से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे केसेस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ जुड़े होंगे। अगर इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं हमारे पास 2 सब्जेक्ट, तो हमने पहले सब्जेक्ट को फोकस करना है, पहले सब्जेक्ट को देख के हमने वर्ब लगाना है। ऊपर हेडिंग दे रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस। हेडिंग क्या देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस। इस सूरत में आप जो पहला सब्जेक्ट होगा उसे फोकस करेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे।
अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो तो आपने पहले सब्जेक्ट को फोकस करके वर्ब लगा देना, दूसरे सब्जेक्ट को आपने इग्नोर कर देना। ये असूल बता रहा हूं आपको मैं। देखें जरा इस सेंटेंस में, देखिए हम रिफ्लेक्शन करते हैं। नथिंग बट नॉवेल्स डैश मी, प्लीज मी या प्लीजेस मी। अब अगर नावल को देखें, नावल्स को, तो हमें प्लीज लगाना चाहिए क्योंकि जमा है, जमा के साथ प्लीज आना चाहिए। पहला सब्जेक्ट हमारे पास नथिंग है, नथिंग को अभी हम पढ़ के आए पिछले असूल में कि वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर काउंट होगा। तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर कौन सा आएगा, प्लीजेस आएगा। हमारे पास क्या आएगा, प्लीजेस आएगा। नथिंग बट नॉवेल्स प्लीजेस। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो हमने फोक क्या है, बट आया हुआ था, हमने देखा बट को, बट साहब आए हुए थे। बट साहब की वजह से हमने बाद वालों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। हमने बट साहब से पहले जो थे हमने उन्हीं को क्या किया, प्रोटोकॉल दिया, उसी के हिसाब से हम उसे लेके चले। हमने इसे देखा, इन्हें हमने क्या किया, याद किया। ठीक है, तो इसी तरह से आगे चलते हैं। देखें, आई एज वेल एज ही, एज वेल एज के साथ जुड़े हैं आई और ही। डैश गोइंग टू लाहौर। अब मैं ही को देखूं तो लगाऊं यहां में इज गोइंग टू लाहौर, समझ भी यही आती है। लेकिन हमारे पास एज वेल एज आ गया क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस में था, तो हमने फिर ही को नहीं देखना, हमने आई को देखना है। आई एज वेल एज ही एम गोइंग टू लाहौर, इधर एम ठीक होगा, इधर हमारे पास एम ठीक होगा। ही के साथ कोई बच्चा भी मेरे ख्याल से एम लगा के ना आता अगर पेपर में ये सवाल सेंटेंस, और ये आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आगे चलें। आर ऑल, ऑल था ये हमारे पास, क्या था, ऑल, ऑल इंक्लूडिंग मी। अब इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग लिखा हुआ मैंने। एक ऑल है सब्जेक्ट, दूसरा मी है। किसे देखें, मी को देखें, ऑल को देखें। फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस है तो पहला हमारे पास ऑल, ऑल के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ऑल इंक्लूडिंग मी, ऑल आर ऑनेस्ट, आर आना चाहिए हमारे पास, आर ठीक होगा। इस करेंगे या एम करेंगे गलत हो जाएगा। इस तरह से आगे देखें। अब अगर नीदर आ गया हमारे पास, अच्छा यहाँ पे रूल चेंज हो रहा है, यहाँ पे नीदर नार का रूल आ गया, इसे मैं रेज कर देता हूँ। एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। अब हमारे पास इसमें रूल चेंज हो जाएगा, नीदर और नार आ गया हमारे पास। नीदर द टीचर, टीचर है, टीचर्स नहीं है। नार हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से है। डैश गोइंग टू लाहौर, ये सेंटेंस है। अब हमारे पास ही है, यहां पे लिखें नीदर और नार कॉम्बिनेशन में अगर आ जाए, इधर और आर आ जाए कॉम्बिनेशन में, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये तीन पेयर कहीं पे आ जाए किसी सेंटेंस में, तो हमने अब क्या कर रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट फोकस हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, अब हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। हमने क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को फोकस करना। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े हो, नीदर नार, इधर आर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो हम क्या करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे, उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जैसा कि देखें, नीदर द टीचर, एक सब्जेक्ट टीचर है, नार हिज स्टूडेंट्स, ये जमा है। तो हमने टीचर को नहीं देखना, हमने स्टूडेंट्स को देखना है, क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट फोकस है, नीदर नार आ गया, नीदर के साथ नार आया, तो टीचर्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। आर ठीक हो गया हमारे पास, हमारे पास आर ठीक होगा। कुछ समझ आया? अभी तक हमने 3 रूल डिस्कस कर लिए हैं, एक दो और करते हैं। चलें, आज क्लास हो ही रही है, सबका फायदा हो जाए। ये बेटा आए होते हैं सेंटेंस, अक्सर इंटरव्यू में भी आजकल पूछ रहे हैं इस तरह का सेंटेंस, वो मतलब थोड़ा सा चेंज करके। हाँ जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास, माई क्लास डैश स्टडीइंग इंग्लिश। एक सेंटेंस ये है, तो माई क्लास डैश स्टडीइंग इंग्लिश एंड मैथ। सेंटेंस को दो तरह से मैंने लिखा है, एक ये है,
माई सब्जेक्ट सेम है, माई क्लास है, माई क्लास है। अब मैं लगाता हूं यहाँ इज स्टडीइंग इंग्लिश, माई क्लास को मैं कहता हूँ जी क्लास है, तो कट्ठी बात हो रही है तो जी मैं इस लगाता हूँ, तो यहाँ भी तो क्लास ही है, फिर यहाँ भी मुझे इसे लगाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे यही करेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी क्लास है, ज्यादा लोग हैं तो जी यहाँ आर आना चाहिए, आर स्टडी, यहाँ भी आर आना चाहिए। तो दोनों में से एक ठीक होगा, दोनों ठीक नहीं होंगे। अक्सर जो पेपर में वो सवाल देता है ना ये वाला, ये माई क्लास का तो मैंने एग्जांपल दिया जरा आसान करके, वो कमेटी का कहता है या जूरी का कहता है। द कमेटी इज डिवाइडेड, द कमेटी इज यूनाइटेड, इस तरह से कहेगा। डैश इज डिसीजन, ठीक है, इस तरह से कहेगा। या वो कहेगा जी जूरी का कह देता है बाज दफा, या आर्मी का कह देगा। तो बेसिकली हमारे पास ये माई क्लास क्या है, ये हमारे पास क्या है, माई क्लास कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, माई क्लास कलेक्टिव नाउन, क्लास है, आर्मी है, टीम है, जूरी है हमारे पास, कमेटी है हमारे पास, ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जिस सेंटेंस में हमारे पास होंगे, असूल लिखें जरा, उर्दू में लिख लें, ऐसे एक सेंटेंस बना के लिख लें कि जब भी किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आ जाए और सारे मिलके एक ही काम कर रहे हो, या किसी काम के करने में सारे यूनाइटेड हो, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर है। जैसे पूरी की पूरी क्लास क्या कर रही है, इंग्लिश पढ़ रही है, सब्जेक्ट क्या, माई क्लास, तो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इज ठीक हो गया, माई क्लास इज स्टडीइंग इंग्लिश। अगर कलेक्टिव नाउन सारे यूनाइटेड हो किसी काम के करने पे, तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर काउंट होंगे, और उनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सुनिए फिर नीचे आ जाए दूसरी क्लास में, दूसरे सेंटेंस में, माई क्लास डैश स्टडीइंग इंग्लिश एंड मैथ। अब यहां आर ठीक होगा, क्यों, मेरी जो क्लास है उसमें कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ रहे हैं। दूसरा असूल ये है कि जब कोई भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो, तकसीम हो जाए किसी भी काम करने में, तो उनके साथ फिर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, जमा का आएगा। वर्ब भी हो सकता था, यहां हैव भी हो सकता था, आर भी हो सकता है, प्लूरल आएगा, जमा का आएगा। जैसे कि क्लास है, क्लास में कुछ बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्लास डिवाइड हो गई है। इस तरह कमेटी क्या लें, कमेटी इज यूनाइटेड इन हिज डिसीजन, कमेटी आर डिवाइडेड, आर आ गया, अब डिवाइडेड तकसीम हो गई इन हिज डिसीजन। जूरी का कहता है बेंच जैसे बनता है, 3-2 का फैसला आता है, तो क्या करेंगे, आर डिवाइडेड। अगर 5 के 5 लेते 5-0 से फैसला सुना दिया, एक ही साइड पे थे सारे, क्या कहेंगे, इज यूनाइटेड इन हिज वर्डिक्ट। तो इस तरह से असूल क्या बना अभी हमारे पास, असूल ये बना कि कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड हो किसी काम के करने में, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा। अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो अपने काम में, तो प्लूरल काउंट होगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल जमा का आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। 1-2 सेंटेंस और लिखिए मैंने, ये रिपीटेड सवाल है, कोई मैंने मतलब है अपनी तरफ से नहीं लिखा, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है सारे। देखिए क्वेश्चन है जी, माई कजन एंड फ्रेंड डैश प्रेजेंट इन द पार्टी। माई कजन, वो कहता है अक्सर माई टीचर एंड बेनिफैक्टर, इस तरह का लफ्ज यूज करता है, इस तरह का कहता है बाज दफा। या वो माई कजन एंड फ्रेंड मैंने चले कह दिया, मकसद एक ये समझाना मकसद है। या वो क्या कह रहा है कि मेरा कजन एंड फ्रेंड डैश प्रेजेंट इन द पार्टी। अब हमने देखना है सब्जेक्ट को, हुआ या सिंगुलर काम कर रहा है, प्लूरल काम कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे थोड़ा सा हमने देखना है। तो इस सेंटेंस के अंदर माय कजन, कजन के साथ तो माई लगा हुआ है, लेकिन फ्रेंड के साथ कुछ नहीं लगा हुआ। तो यहां पे हमें समझ ये आई कि भाई ये एक ही सब्जेक्ट है, एक ही बंदा है जो मेरा कजन भी है और दोस्त भी है। सब्जेक्ट सिंगुलर हमें समझ आएगा। माई कजन एंड फ्रेंड इज प्रेजेंट इन द पार्टी, इज आना चाहिए यहां पे,
इस ठीक होगा। जबकि इस सेंटेंस में माय कजन एंड माय फ्रेंड, अब यहां दो बंदे हो गए, मेरा कजन और मेरा फ्रेंड। ये वो अक्सर रेड एंड व्हाइट कार का कहता है या रेड एंड व्हाइट हार्स का कहता है बाद दफा। ठीक है, तो अब यहां हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं जुड़े हैं एंड के साथ, बंदे दो हो गए हैं यहां पे। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे माय कजन एंड माय फ्रेंड आर प्रेजेंट इन द पार्टी। इसी तरह से मेरे ख्याल से एक स्लाइड और होगी, मैं जरा देखता हूं। हाँ, ये एक दो सेंटेंस और है अ रेड एंड व्हाइट कार के, ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा। अ रेड एंड व्हाइट कार पार्क्ड इन द स्ट्रीट, इज पार्क्ड या आर पार्क्ड? भाई एक ही कार है, जो उसका कलर रेड भी है कुछ और कुछ जो है ना व्हाइट भी है, इज आएगा यहाँ पे हमारे पास। इसमें आ रेड एंड आ व्हाइट कार, दो कार हो गई यहाँ पे। आर पार्क्ड इन द स्ट्रीट, ठीक है। ब्रेड एंड बटर जैसी है हमारे पास, ये भी नॉट इजी टू अर्न। ब्रेड एंड बटर इसका मतलब है रोजी रोटी, रोजी रोटी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मफहूम इस्तेमाल हो रहा है। इस आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ होता ब्रेड एंड बटर डैश इंक्लूडेड इन माय शॉपिंग लिस्ट, बड़ी सारी शॉपिंग लिस्ट है, उसमें से दो आइटम क्या है, ब्रेड है और बटर है। अब दो हो गए, अब हमने आर लगाना था। थोड़ा सा हमने सब्जेक्ट्स को देख के चलना होता है कि किस तरह का वर्ब आएगा। तो चूंकि आज सेमिनार है, ज्यादा लंबा लेक्चर बोरिंग हो जाएगा और आप लोग भी थक गए होंगे, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताने का मकसद था कि भाई मुझे ये बताएं, इस तरह से अगर आप करें तो कौन सा मुश्किल है यार, कौन सा पार है। इंग्लिश को सिर्फ अगर वन पेपर की इंग्लिश को करना चाहे तो मैक्सिमम टाइम 1 महीना बता रहा हूं, वरना 15 से 20 दिन में इंग्लिश का पोर्शन कवर हो सकता है। करना आपको पड़ेगा, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ घोटे से काम नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन्हों के सवाल हैं वो बैठे रहे, हम कोशिश करेंगे आपके जो क्वेश्चन है उसे एड्रेस करने की।